खबर है मैं खुश आमदीद मेरे साथ आर्मी बड़ी साहब तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सईद काजी। नाजरीन, एक इशू के नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आते तो क्या मुसीबत बनेगी या उनको वहाँ पे लीनियत रहेगी उनके साथ गवर्नमेंट, इस पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी को क्यों यकीन है कि वो अगली हुकूमत बना लेगी? वो बड़े अपबीट नज़र आते हैं जब से दो बड़े शख्सियात उनके साथ बलूचिस्तान से शामिल हुई हैं। सब्सिडी क्या है बिजली पर, इसकी विड्रॉल का क्या मतलब है? तफसील से मलिक साहब हमें बताएंगे कि सब्सिडी के नाम पे जो वारदात है ये क्या होती रही है और आइंदा क्या होने जा रहा है। और फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका ने दोबारा रब्ता किया जनरल बाजवा साहब से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। चीता भट्टी साहब होती चली जा रही है, मगर भट्टी साहब एक मुझे आज बात बताएं, राइटर नोट पे शुरू करना चाहता हूँ। बहुत से सियासी मुर्दे ऐसे लगते हैं जो हनूत हो चुके हैं मगर हमने उन्हें ज़िंदा रखा हुआ है, ये तो अलग बात है। मुझे ये बताएं कि ये मियाँ साहब के बारे में ये है कि जी उनके पास पासपोर्ट नहीं है तो कोई मुश्किल होगी? ऐसे वालों के लिए क्या मुश्किल होती है दुनिया में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आते तो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। एक बंदा इख्तियारी है, मफरूर है, मुल्क में आ नहीं रहा, अब के कानून बेबस लाचार है, क्या मुसीबत होगी उसके लिए? वो जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते इधर आज़ाद रह के। हमने मीडिया में उन्हें ज़िंदा रखा है, मीडिया ने ठेका ले लिया हर मुर्दे को ज़िंदा रखना, हनूत करके ज़िंदा हनूत रख के सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पैसे लगाओ, आपको हीरो बना दो, मुझे हीरो बना दो, इसको हीरो बना दो, जो दिल आता है करो। ये एक सच है कि मेरी अपनी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ मोहतरम वापस नहीं आएंगे जब तक उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। आप आ जाएं। अब मैं आपको से ये नहीं पूछता कि कहाँ से मिले, नहीं, मैं आपको यकीन से पूरे कह रहा हूँ, पूरे यकीन से। मैं ना कोई पॉमिस्टू ना हूँ, ताकतवर हल्के शहबाज शरीफ के साथ रास्ते में है। नवाज शरीफ सब किसी भी कीमत पर उस वक्त तक नहीं आएंगे जब आप उन्हें गारंटी दे देंगे मियाँ साहब आप आ जाएं, आपको जाती उम्रा प्रोटोकॉल के तहत ले जाया जाएगा और आपके लिए केस एक और नहीं चलाए जाएंगे। बड़े देवकामत लीडर हैं हमारे माशाल्लाह, जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने कुछ कहा है, ज़रा वो भी सुनते हैं, सुनाइएगा ज़रा। मलिक साहब, ये मीडिया के लिए होती है इस तरह की बातें, आपको भी होता है। मैं भट्टी साहब को सेकंड करूंगा। जो नवाज शरीफ के लिए जो उनकी कैलकुलेशन है उसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कि पास में साल डेढ़ साल के दरमियान इलेक्शन होंगे। जो सोच वहाँ पे चल रही उस सोच इससे पहले होंगे भट्टी साहब, जब भी होंगे भी इलेक्शन, अगर जल्दी भी हो जाते हैं तो साल कर लें, डेढ़ कर लें, 2 कर लें। मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ, आप जिसको स्टैब्लिशमेंट कहते हैं ना, उसमें आपके आर्मी चीफ आते हैं, आपके ISA चीफ आते हैं, आपके नैब के चीफ आते हैं, आपके चीफ जस्टिस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये चारों लोग रिटायर हो गए होंगे। तो नवाज शरीफ की सिर्फ सिंपल सी गेम है कि साल डेढ़ साल उन्होंने खपना है। कोशिश उनकी ये है कि अदालतों में लड़ें, केस करें, अपील करें। वो अपना इंग्लैंड से साल डेढ़ साल में नहीं निकलेंगे। अगर निकलेंगे तो अगर ये 4 बंदों की जो रिप्लेसमेंट होगी फिर उसको देख के कोई फैसला करें। अच्छा भट्टी साहब, ये फरमाइए कि मेरे सवाल से पहले एक बयान दिया है मजीद जावेद लतीफ़ साहब ने और सुना है कि बड़ी एक खौफ की लहर दौड़ गई है पाकिस्तानी रियासत में, इंटरनेशनल कोर्ट में कह रहे हैं जी बड़ा वो इंसाफ ले। सब इसमें मेरे समेत हम सब बराबर के शरीक हैं इस मुल्क में तबाही के। तो मेरे प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में, मैं तो चलो गेस्ट हूँ, जावेद लतीफ़ को 2 दफ़ा हमने हीरो बनाया। डू यू नो वो है कौन, इनका काम क्या? मैं इनको 35 सालों से जानता हूँ। अब बदकिस्मती 7 अरब का केस था इनका। नहीं, ये माइनर बातें हैं। 50,000 दफ़ा मरियम नवाज साहबा काबिल एहतराम ने कही, हुकूमत आज गई कल गई, आज गई कल गई, आर होगा पार होगा, छोड़ूंगा नहीं। इनके कौन से लीडर हैं जो अपने बयान पर कायम रहे हैं? वो अगर वो बात साबित ना हुई हो तो इन्होंने माफ़ी मांगी हो कौम से? इनमें अखलाकियात, इनसे पूछने आप। डू यू थिंक जावेद लतीफ़ से नवाज शरीफ मशवरा करेंगे कि मैंने उधर प्ली क्या लेनी है अदालत में? आगे से बोलना होगा। हाँ, ये बेचारे लगड़ बगड़ सारे एक चिटकी मार है। मैं कुछ आजकल वो बड़े बड़े अहम ओहदे पे हैं, मसलन यार छोड़ दें, मैं कसम खाता हूँ, मैंने वो प्रेस रिलीज लेके आते थे बेचारे, किसी को रात को किसी फंक्शन पे बुला देते थे तो मैंने उनके अपने दफ्तर में पाबंदी लगाई थी। आजकल वो जिन है, प्रेस रिलीज तो मैंने कहा था ये पैसों पे साफियों को लगाता है, इस पर पाबंदी लगाओ। मैं फ़कीर आदमी, बहुत माड़ा कमज़ोर आदमी, मैं आपकी तरह बड़ा कभी भी साफ़ी नहीं रहा, आज भी एक रिपोर्टर हूँ। हमने अब हमारे आइडियल ये है, हमारे हीरो ये है, हम इनको कोड करते हैं। बदकिस्मती है क्योंकि हमने भी नौकरी करनी है।
नहीं ये पॉलिटिक्स में है, ये एमएनए भी तो है ना, ये मेंबर नेशनल असेंबली है। मेरी अर्ज यही है ना कि अब जिस मुल्क को कायदे आज़म ने बनाया, जुल्फ़िकार अली भट्टो फांसी चढ़ गया, इकॉनमी गोरख धंधे की बात करते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो हमें इन्होंने इसमें उलझाया नवाज शरीफ पे मुसीबत आ गई, नवाज शरीफ बीमार हो गया, नवाज शरीफ ठीक हो गया। ओ भाई इससे कौम को क्या फ़ायदा? चलो वो भाग गए, नवाज शरीफ साहब भाग गए कि नहीं, ये आप इख्तलाफ करते हैं, भाग गए निकल तो गए, कौम को क्या नुकसान? भगा दिया आ जाएंगे तो चलो मलक साहब आपका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। नहीं बढ़ेगा ही, मेरे ख्याल में इजाफा हो सकता है, कम नहीं। ये पहले भी उन्होंने बात की मलक साहब ना टेप की क्या, मैं आपसे आज नहीं बात करनी, आप मेरे कायद। मैंने एक बात की थी कि वो उस वक्त आएंगे जब उनको गारंटी मिलेगी। मैंने अर्ज ये किया था ना, ये रिकॉर्डिंग को 100 दफा चलाएं। इत्तेजाद एहसन साहब हाँ का दावा है, आपने उसको सुनाया, मैं उसको वेट देता हूँ। उन्होंने क्या क्या बातें कही, हमने ईमानदारी से। मेरा ख्याल है मतलब इतना इंच का भी मुझे फर्क नजर नहीं है, आपके नुक्ता नजर और उनके नुक्ता। कादी साहब फकीरों की भी बात है, एक चीज है उन्होंने कहा है कि कोई वीडियो दिखाएंगे यार, वो ही ना कि ताकतवर हल्के लाएंगे यार, आसान लफ्जों में जिसकी हमारे और तीनों के पर जलते हैं। और ये सच का इत्तेजाद एहसन साहब ने खुद मुझे सुनाया कि मुशर्रफ दौर में जब अंदर हुए तो कुलसूम नवाज साहब ने इन्हें वकील कर लिया। इत्तेजाद सब वकील तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आईनी माहिरीन में से शायद ही कोई इनसे आगे हो, ये मेरी राय है, लेकिन हो सकता है। बड़ा नाम है जी इनका, इस पर बहस नहीं है। थोड़ा सा स्लो हुआ, कुलसूम नवाज इनके घर गई, इन्होंने कहा जी केस तेज करें आप, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये चल रहा है, हम तबाह करके रख देंगे, अरब लोग बड़ा आ जाएंगे। इत्तेजाज साहब ने एक एप्लीकेशन डाल दी कि केस स्पीडी ट्रायल किया जाए, कोई इस किस्म का है। अगले दिन इन्हें पता चला और रातों रात अमेरिका सऊदी अरब भाग गए। इत्तेजाज साहब की बाकी किसी को भी नहीं बताया, इत्तेजाज साहब को बताया, इत्तेजाज साहब को भी नहीं बताया कि मैं सुबह भाग रहा हूँ। उन्हें वकील को कह रही हैं मोहतरमा अल्लाह जन्नत नसीब करे, 100 जन्नत कुलसूम नवाज के केस स्पीडी चलाएं। तो कादी साहब ये इत्तेजाज है सब कुछ चलाया कर, ये क्रेडिबल लोग हैं। अच्छा भाई अगली नहीं अब आप बताएं, जब मैंने कहा था कि नवाज शरीफ नहीं आएगा जब तक उनको गारंटी नहीं मिलेगी, गए भी वो गारंटी से, आएंगे भी वो गारंटी से। इत्तेजाज सब मैं तो वैसे इस बात पे सोच रहा हूँ कि इस मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं, अगर इनका आना जाना ही कोई बड़ी बात है तो पता नहीं फिर हम कहाँ बैठे हुए हैं। चलें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो आ जाएंगे, मैं अपने तौर पर इंटरप्रेट करूँ। मेरा आपसे सवाल है, ये बताएं मलिक साहब कि ये तीसरा ग्रुप मुस्लिम लीग नून में बन रहा है, एक मरीम साहबा का है, एक शहबाज शरीफ, ये तीसरा ग्रुप कौन सा है, ये क्या कहानी है? देखिए असल ग्रुप एक ही है, ग्रुप एक ही जिसको आप इलेक्टेबल्स कहते हैं। अब आप बताएं पार्टी का जो कन्फ्यूजन आप सबके सामने है, ये जो आपकी खबरें होती हैं, जो ग्रुप सिर्फ एक बात सुन रहा होता है कि वो जिस लेटर को आप लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कह रहे हैं ना, वो जिसको मिलेगा नून लीग उसकी है। अब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या कह सकता हूँ, वो लेटर बन रहा है तीसरा ग्रुप, सोच रहे हैं कुछ परिंदे, नहीं दो परिंदे तोड़े हैं ना, इसमें एक तीसरा ग्रुप हर जगह बैठा हुआ है, काफ के अंदर भी बैठा हुआ है, नून के अंदर भी बैठा हुआ है, अपना पीपल्स पार्टी के अंदर भी बैठा हुआ है, पीटीआई के अंदर भी बैठा हुआ है। ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप एक लेटर का इंतजार कर रहा है। और अगर पाकिस्तान के अगर आप 70 साल देखें, ये हमेशा ही ग्रुप बनता होता है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह बे पे जो है ना, जिस तरह ABC है, इसी तरह हमने एक मुस्लिम लीग बनाई थी 47, उसके साथ ए से हम शुरू हैं, ABCDEF भी बड़ी लंबी है। तो ये ग्रुप हमेशा ये इनका काम यही होता है कि ये सोच रहे होते हैं कहीं ना कहीं से कोई ताकतवर, कोई बड़ा बंदा हमें प्यार थोड़ा सा। मलिक साहब मुझे आपसे बड़ा गिला है, आप तो देख रहे थे कि ये इनकलाब लेके आएंगे तो आप अपॉइंटमेंट लेटर में बात हमें देखें ना, हमें ये गलतफहमी ये थी, हमें अभी भी है, हमारी गलतफहमी। ये डिफेंड करते रहे कि वो लीडर हैं, मेरा कन्फेशन भी तो सुन लेना। मैं एज ए शहरी अभी भी इस बात पे खड़ा हूँ कि पाकिस्तान की अक्सरियत आज़ादाना इलेक्शन चाहती है, पाकिस्तान की वो तो हम भी कहते हैं जमहूरियत चाहती है, अगर रोटी चाहती है, हर चीज पॉइंट है, कोई लीडरशिप साफ सुथरी है, लोग वही चाहते हैं। लेकिन भट्टी साहब फिर तक आपकी बात से मेरा 100% मेरा ये पॉइंट है, यहाँ जो रोटी खोड़ वाले ने वो सन रोटी देंगे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं मलक साहब ने फरमाया कौन चाहता धांधली हो, चलो मलक साहब से उसका नाम तो पूछना मुझे। मैं कहता हूँ यहाँ का जो हमारा निजाम है उसके अंदर वाली बात है, निजाम धांधली करता है। ये चाय का कप यार ये देखना भट्टी साहब बड़ी ठंडी हो जाएगी। मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। भट्टी साहब इस सियासी निजाम में आपको साफ सुथरी लीडरशिप, यार मेरी बात सुन, ये मेरी अर्ज तो सुने ना, ये इनके सवाल के जवाब है। धांधली कौन चाहते हैं? जो कहते हैं मुझे सिलेक्ट करो, केड़े ने आज मुस्लिम, अभी आऊंगा पीपल्स पार्टी के बनने पे भी कि जनूबी पंजाब से कुछ सीटें मिल जाएं, कुछ बलोचिस्तान में मदद हो जाए।
अच्छा कादी दादरी ये खुद चाहते हैं यार। निजाम मिला हुआ है ना। हम इमरान खान साहब की हुकूमत को साइड पे रखते हैं। है जी, इमरान खान साहब की हुकूमत 3 साल को साइड पे रखते हैं। 3 दफा पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत रही तो धांधली खत्म कर देते वो, ऐसे इंतजाम करते। बताया ना, फिर धांधली ये नहीं चाहते, कौन चाहता? और भट्टी साहब कादी साहब, मुझे आप सवाल का जवाब दूंगा। मैंने मलक साहब से गुस्ताखी नहीं इजाजत की, है। क्योंकि मलक साहब आप सवाल को चाहते डिक्लेयर कर रहे हैं हैं कि हम अपनी जन्मभूमि पे बम मार दें। भाई आप कह रहे हैं ना कि ये बड़े साफ शफाफ है, तो 3 साल रहा तो कर देते शफाफ। नहीं, जिस निज़ाम में आप आज़ाद कश्मीर में कैंपेन कर रहे हो बिलावल साहब, और बीच में वो अमेरिका चले जाएं, ये कहाँ का जमहूरियत आएगी? ये लोग आपका ख्याल है धांधली खत्म करेंगे? छोड़ें यार, बिलावल साहब को उम्मीद है इस कौम की। बड़ी साहब, तीसरे ग्रुप के बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई ग्रुप नहीं, दूसरा ग्रुप भी तब बनेगा जो 6 इत्तेहाद ऐसा सबका मेरा बरतानिया, जो उन्होंने का मतलब अबरा आलूद होगा, गर्द चमक के साथ जहां हवा चलेगी, तीसरा या दूसरा ग्रुप उधर ही चले सारे जाएगा। उसी से आए। पाकिस्तान में ना आपके वोट की कभी हैसियत और मेरे ना थी, ना है, ना होगी। ये मेरी फाइंडिंग है आज तक के रास्ते की। कल हो सकता है अल्लाह करे कोई बेहतरी आ जाए। यहाँ सब मैनेज होता है, सब धंधा है, सब धंधा है, सब धंधा। भट्टी साहब, मेरा आपसे एक सवाल बन गया ना, जो मेरा आपसे इस निज़ाम में जो मैं कहता हूँ कोई अच्छी लीडरशिप पैदा हो सकती है जिसमें इस तरह के हालात हो, ये मुझे जवाब दें। जिसने अच्छाई करनी है वो बुराई में भी अच्छाई करता है, जिसने बुराई करनी है वो अच्छाई मैं में भी बुराई आपसे सवाल करता हूँ। एक ही कानून के तहत मैं 10 अफसर जानता हूँ, हराम का पैसा एक ही नहीं खाते। एक सीट पे वो दूसरा अफसर आता है हराम खाने वाला, अन्नी डाल देता है। तो निजाम में कहाँ लिखा है करप्शन या धांधली जायज है? चलो इसी इलेक्शन रूल्स को ले आओ। नहीं, एक मिनट, इसी इलेक्शन रूल्स को ले आओ। भट्टी साहब की बात को आगे बढ़ाओ। एक बंदा मर गया, उसका वोट डाला, ये लिखा है इलेक्शन रूल में। ये तीनों पार्टियां जाए असेंबली में, असेंबली में जाके ये जो इंडिविजुअल इल गॉटन पर्सनल वेल्थ पे जो इलेक्शन में आता है कि जी पहले ये नहीं देखते कि भट्टी साहब या सईद काजी शरीफ आदमी है, पैसे के ने गोले 20 करोड़ है ही फालतू, इसको बैठ के आइन साजी करें। ये बड़े नेक लोग हैं, बड़े इनकलाबी हैं, नहीं है, आके खत्म करें इस सरमाए के इस किरदार को, तो एस्टैब्लिशमेंट भी ठीक हो जाएगी, बाकी भी ठीक हो जाएगी। मैं मलक साहब से एक अर्ज कर देता हूँ, इलेक्शन 2 साल बाद हो, साल बाद हो, हमें तो इसका टाइम नहीं ना पता। मलक साहब इस दफा जब भी इलेक्शन हो, ये तीनों बड़ी सियासी जमातों में कोई एक नेक आदमी भेजे जिसके पास हराम का पैसा ना हो, हराम और मिडिल क्लास हो, उसके पास 3-4 करोड़ लड़ाने इलेक्शन के लिए ना हो, करैक्टर वाइज भी सही हो, आइन भी समझता हो, कानून भी समझता हो, और किरदार का भी गाजी हो, शफाफ हो। उसे अगर कोई पार्टी टिकट देगी ना तो मेरा गिरेबान पकड़। मैं आपसे 500 टाइम्स एग्री कर रहा हूँ। तो मेरा एक सवाल मेरे भाई, अब मेरा सवाल ये कि ये सियासी जमातें नहीं हैं, ये 3 लोगों का एक कल्ट है, एक का नाम इमरान खान है, एक जरदारी है, या बिलावल है, या एक नवाज शरीफ है। ये सियासी जमातें नहीं है, इनके अंदर ही जमहूरियत नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। सुन लेना मेरी पूरी बात, ये किसी ताकतवर हल्के से जाके मुआहदा करते हैं, हुकूमत ले लेते हैं, इसीलिए ये इलेक्टेबल्स की सियासत है। इस सियासत में क्यों लगे ना, नहीं आप लीडरशिप नहीं निकाल सकते। चले आगे बढ़ते, नहीं निकाल सकते। भट्टी साहब, कोई फर्क पड़ेगा नवाज शरीफ के जो घर के सामने हो रही है और एक वो बच्चा भी मूवमेंट चला रहा है सो कॉल्ड, आपको लगता है कि उनको फर्क पड़ेगा? देखिए, इससे पहले सैकड़ों दफ़ा एहतजाज हो चुका है, और बाहर एक बात है, आप किसी को टच नहीं कर सकते, एहतजाज आपका राइट है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता शख्स, जो हुकूमत की बात नहीं मानते साहब, जो असम्बली में खड़े होकर गलत बयानी करते हैं अल्लाह के 199 नामों के नीचे, जो असम्बली में कौम से खिताब करते हुए अगर बाहर 50, 100, 200, 300, 500, 10,000 बंदा कर लेगा। इसमें थोड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, वो जो उस लड़के ने किया उसको 1.25 लाख दस्तखत मिल गए अपनी। उस लड़के का तारफ भी कराया ना व्यूअर्स के लिए, किसकी बात कर रहे हैं? लड़का 16 साल की उसकी उम्र है, और वो वहाँ पे एक जनरेशन से वहाँ ये जो रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ था, देखें वो लेबर पार्टी का मेंबर है जी, वो लेकिन वो जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, बोरिस जॉनसन की, वजीर आजम जो है, वजीर आजम, और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को मिले। यहाँ वजीर आजम की तरह नहीं होता कि 500-700 गाड़ियाँ से बैक इधर जा रहे हैं, उधर मिलना पड़ता है उनको, मिल भी लेते हैं, वो मिल के भी आया। और वो कह रहे थे कि 5-10 हज़ार बंदा हम डाउनिंग स्ट्रीट इकट्ठा करेंगे। अच्छा, मैं एक अर्ज करूँ, तो मेरी इत्तला के मुताबिक, नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी किसी कागज़ पे 1,80,000 या 20,000 बंदे के कोई साइन नहीं हुए।
1 लाख जो 10,000 बंदे के साइन हुए हैं जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं निकाला, उसके लिए किया। जब 1 लाख से ऊपर हो जाए तो पार्लियामेंट मजबूर होती है उसको डिस्कस करने में। अगर ये इसका हो गया तो मुझे नहीं पता, उसका मुझे पता है। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में निकाला नहीं, ये अच्छी बात है अगर 1,20,000 करा चुके हैं तो। मैं इसलिए मैं आपको ये बताना नहीं चाहता कि मुझे ना एक मुझसे रब्ता किया जो मेरे ख्याल में इसके सके नाना है, गालिबन मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, तो वो उन्होंने इस बच्चे के, तो ये ज़रा तो दिखाएं कि पोस्टर भी है कोई इधर हमारे आपके पास, ये देखें ये पोस्टर। वो वहाँ पे बच्चा जो है वो कहते हैं बड़ा वो वोकल है, और उन सोसाइटीज़ में आपको पता है बटी उन जो राइट्स हैं किसी ना हद तक तो उन्हें करना ही पड़ता है ना, चाहे वो जराइम पेशा, वो तो वहाँ का शहरी हर कोई भी कर सकता है। वो आपको पता है आपके मेरा हर कोई दे सकता है, ऐसे ही है ना। ये उधर आप ये डंडा सोटा नहीं चलाते, परमिशन लेते हैं एहतजाज। अच्छा एक खबर और भी दे दूँ, एक खबर और नासिर खान नहीं है जो इस पे कत्लों के केस भी थे, सुना है उसने इस बच्चे से रब्ता भी किया है। नासिर खान नहीं, नासिर भट्ट है वो, नासिर भट्ट ने भी रब्ता किया है, जिनका कहना है कि मेरे पास वीडियो भी है। भट्टी साहब ये नोट मुबैना तौर पर आबद शेर अली ने भी उन्हें कहा कि यार वो ज्यादा कुछ हो गया था, तो इसको आप जो है ज्यादा ना, ये मैं आपको एक वर्जन दे रहा हूँ। अभी उनकी तरफ से वर्जन आ सकता है। ये वैसे नासिर भट्ट वही हैं जो कहते हैं मेरे पास वीडियोस हैं, वो पता नहीं भट्टी साहब को इसके बारे में नहीं, उनके पास बड़ी ना क्लासिकल फिल्मों की जो है वो एक बड़ी अच्छी, वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, वो एक लाइब्रेरी है। अच्छा अब ये देखें, दिस इज नहीं, आप मेरे वाले भट्टी साहब को आप सही छेड़ नहीं रहे। भट्टी साहब ये जो अपना तजाज साहब ने वीडियो का जिक्र किया है, कुछ समझाएं ये क्या कहानी है। देखें उन्होंने फैक्ट्स कहा है और मैं भी वही कहता हूँ, लेकिन वो एक आईनी माहिर है, उन्हें हाथ डालना मुश्किल है। मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ। इतना सच कहा है उन्होंने, कहा जब मतलब बड़ा आलूद होगा, ये उन्होंने कहा पूरी हमारी पूरे पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री बताई है। ठीक हो गया, मुझे वीडियो का क्या मतलब, उन्होंने कहा कि अगर वीडियो भी होगी साथ, ये क्या चीज़ है। मरियम नवाज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कादी साहब, उसमें ना मैंने कराई थी ना आपने। उसने फरमाया था कि ये वीडियो कौन सा था, वो अरशद मलिक साहब अल्लाह बख्शे फौत हो गए, तो हमारे पास ऐसी और लातादाद गैर हलाकियत नहीं है। ये उन्होंने कहा था ना, मरियम साहब ने कहा था। हाँ, उसको आज तक आपकी FIA ने बुलाया कि मोहतरमा किसी की वीडियो छुप के बनाना नहीं। वो तो नदीम मलिक को आप नोटिस किया उन्होंने। नहीं, वो तो नदीम मलिक साहब ही है। मैं कह रहा हूँ मुझे भी वो मार सकते हैं, आपको भी मार सकते हैं, ताकतवरों के लिए। काजी साहब, ये बंदा जो किसी की गैर अखलाकी वीडियो बना के इक़्तिदार से चमड़े या मुखालफ को उतारे, वो इस कौम का रहबर होना चाहिए, रहनुमा होना चाहिए। सिर्फ मेरी तो अब सिंपल बातें हैं, मैं घुमाता नहीं। मैं तो भट्टी साहब ये कह रहा हूँ कि मैं तो समझता हूँ कि हम हॉलीवुड इंडस्ट्री को भी मात दे देंगे अगर दोनों अतराफ से वीडियोज़ निकल आएँ। हमारे जो कार हाय नुमाया दोनों तरफ से हैं और जो हमारी इशराफिया की शब रूज़ हैं, उनकी अगर ये निकल आए तो हमारे लिए तो अच्छी बात। आप थोड़ा सा लबो लहजा मेरा मजाकन कर रहे हैं। इत्तेजाज साहब ने सीरियस कहा है कि कोई ना कोई ऐसी, मैं वेरी सीरियस हूँ, वो तो कह रहे हैं निकालें कोई यहाँ कोई ऐसी। और ये एक और बात जिससे डील हो जाए, मैं भट्टी साहब की खबर भी दे दूँ आपको, दोबारा दोहरा दूँ, शायद ये भूल गए हों कि अगर उधर भी फिल्म इंडस्ट्री काम कर रही थी तो कहीं और भी फिल्म इंडस्ट्री काम कर रही थी, और ये बड़ी इफेक्टिव थी। याद है आपको ये स्टोरी? नहीं। अच्छा कादी साहब, जिस तरह आपने कहा कि 1,10,000 बंदे ने साइन कर लिया, आपको पता है? मुझे बताया उनकी फैमिली सोर्सेज। मैं अर्ज करने लगा, फिर वहां की पार्लियामेंट मजबूर है उसको डिस्कस करे। देखें, पहली बात तो मेरी नजर में ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये लॉ है। अगर ये ऐसे हो गया तो नवाज शरीफ के लिए लंदन की जगह बहुत ज़्यादा टाइट होगी, वापस ना आए। वो तो हम अल्ताफ सैन को नहीं ले सके, इसाक को नहीं ले सके, वो तो नजायज़ फरोशों की अमाजगाह है बरतानिया, वो तो है एक अलग इशू है। वहाँ ब्लैक की मनी आप ले जाएं, खरबों रुपए उन्हें। इसमें मैं छोटी सी आपको खबर दे दूं, वो सोच रहे हैं अगर 10-15 हज़ार बंदा बाहर आ जाए तो इसमें दो चीज़ें, अगर वो आ जाए, अगर वो लीगली वहाँ का सिस्टम उनको डिपोर्ट करे, तो पहले तो जब कोई मुल्क आपको, उनका इशू है, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप UNO के सिटीज़न बन जाते हैं। मैं एक लीगल सी बात करूँ, आप दुनिया के भी एक शहरी हैं ना, आप भी जा सकते हैं जी, मैं पॉलिटिकली मेरा मुल्क मुझे तंग कर रहा है, मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहा। अब ये एक रास्ता है। दूसरा सुनने में है कि मियाँ साहब को किसी ने यह भी मशवरा दिया कि आप कतर से आपका प्यार, आप कतर भी जा सकते हैं, इस पर भी काम हो रहा है।
नहीं, कतर जो है उनको, क्योंकि पहले सऊदी अरब गए थे ना, अब उन्होंने कहा सऊदी अरब नहीं जाना, कुछ की वजूहत को बताई गई हैं, तो कहा गया कि आप कतर भी जा सकते हैं और सेकंड ऑप्शन अमेरिका भी है। मुझे आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, क्या उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट कतर इशू कर सकता है और बरतानिया को मान लेगा? कर रहा हूँ ना कि जब पाकिस्तान से उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो शायद ये कर सकते हैं लीगली। मैं माहिर मैं यूएनओ के पास जा सकते हैं, मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट साहब से माफ़ी चाहूँगा। कानून ये है कि वहाँ जब एयरपोर्ट से निकलेंगे तो यूके की इमिग्रेशन उनका कागजात चेक करेगी, कतर की कर ही नहीं सकती। वहाँ से जाएंगे तो कतर पहुँचेंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना, यूएनओ के ऊपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। वहाँ से निकलेंगे, मैं और आप विजिट वीज़े पे भी जाएं तो हम सबसे पहले वहाँ की इमिग्रेशन को अपना पासपोर्ट देते हैं, वो देखते हैं 8 दिन का स्टे है, 10 दिन का, 15 दिन का। ये बताया जा रहा है भट्टी साहब, तो कानून ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो सबसे पहले आपको यूके की अथॉरिटी के आगे अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। वो कर दिया उन्होंने, जो अपील की है, क्या करना है अब? वो यही रहम की अपील की है ना कि मेहरबानी करें, आपने मेरा वीज़ा एक्सटेंड करना रिजेक्ट कर दिया है, अब दोबारा करें। अब वो नहीं करते तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे। फिर 2-3 मेरी अपनी इतला है, उनका एक फैमिली मेंबर है दूर का, वो भी वकील है मियाँ साहब का, नवाज शरीफ साहब का, उससे भी मशावरत की है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है हुसैन और हसन वहाँ अरबों रुपये के मालक है, ये प्ली ले ली जाए और बेटे अपने बाप को कहे जी हम इसकी खिदमत करना चाह रहे हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं जहाँ भी खर्चा होगा। ये उनको, और वैसे भी वो दौलत उन्होंने इंडिपेंडेंटली कमाई है। फिर वही पॉइंट आ गया ना, आपके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है तो बरतानिया किस पे वीज़ा देगा? उनको हाथ पे देगा वीज़ा? ये भी तो एक टेक्निकल। आप एक चीज़ नोट करें कि बरतानिया पहले, आज से 10-15 साल पहले, जब FI वाले बंदे बाहर भेजते थे ना, उसको PC पासपोर्ट कहते थे, पिक्चर चेंज, जाली पासपोर्ट, तो उससे पाकिस्तान को अरबों रुपये जुर्माना हुआ। वो जाते मलक साहब की तरह पढ़े लिखे आदमी थे, वाशरूम में ना यहाँ पासपोर्ट जाया करते थे या उधर एयरपोर्ट जाके जला देते थे, जाके हाथ उठाते थे हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, 15 लाख रुपया दे के जाते। और नाम ना लीजिएगा उनका, आप मिले थे उनसे, चाय भी पी आपने उनके पास? मैं कई दफा उनको मिला हूँ, मैं कई दफा मिला हूँ और कईयों को मिला हूँ, और यूं करते हैं, वो सालम दे देते। वो माजगाह है जराइम पेशा लोगों की। अब नवाज शरीफ क्या उधर प्ली लेंगे? मुझे थोड़ा सा रहनुमाई करें यार, मुझे ब्रेक लेनी है। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, मुझे नैप ने दी, क्या कहेंगे? मेरे ज़हन में एक और सवाल है, मैं सवाल को छोड़ के जा रहा हूँ। दुनिया में जो लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियाँ की, इनकलाबात किए, चे गुवेरा ने किया, मौजे तुंग ने किया, तो किस किस मुल्क को पहले उसने दरख्वास्त दी थी कि जनाब मुझे ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए? किन लोगों को हम किन से मिला देते हैं और क्या करते हैं? हनूद शुदा, ये हनूद शुदा लोग हैं, इनको हमने जिंदा रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। बड़ी अहम खबरें, ये जो हमें इफेक्ट करती है खबरें, ये सब्सिडी अगर हटती है IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पे, तो बिजली के बिल पर मलिक साहब से बड़ी अहम स्टोरी मैं लूंगा कि ये सब्सिडी होती क्या है, ये वारदात क्या थी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये पीपल्स पार्टी कहती है अगली हुकूमत हम बनाएंगे, और ये जो सेंट्रल और पहले बिलावल के शॉर्ट सुना दें फिर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है, इलिजिटिमेट हुकूमत है ही, और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं। अगर अपोजिशन सीरियस है, अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुजदार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत जल्द जा रही है, आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। ये लग रहा है आपको ऐसे होने जा रहा है? मलक कादी साहब, आप बादशाह हैं और मैं भी बेवकूफ़ हूँ। PDM बनी थी गालबन, एक आपको याद होगा, उसमें सैकड़ों मरतबा हुकूमत के, इमरान खान के हुकूमत का ऐलान किया गया, आज गई कल गई, आर पार हो गई, हम गले से हरफ डाल के वज़ीर आज़म से रिज़ाइन ले लेंगे, फिर हम रिज़ाइन दे देंगे, फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर हम धरना देंगे। कब तक हम फ्रेब में आते रहेंगे? मुझे बताएं, क्या इन्होंने लॉन्ग मार्च किया? मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या इन्होंने इस्तीफे दिए? शॉर्ट मार्च भी नहीं क्या किया? इमरान खान से इस्तीफा लिया? अब एक पार्टी का सरबराह है बिलावल साहब, उनको हक का कहना मैं चारों सूबों में हुकूमत बनाऊंगा। डू यू थिंक पंजाब में वो कितनी सीटें ले लेंगे अगर कोई गैबी मदद ना आए? चलो मुझे बताएं। कहते हैं सेंट्रल पंजाब से 10-15 सीटें कैसे? अब कितनी है? अब कोई है बच्चों वाली बात है क्या? बच्चे से देखे कुछ है नहीं, वो मुझे बता दे ना, मुझे फिगर बता दे। मैं भी एक अच्छा चलो छोड़ दे उसको भी यार, मैं सारे गलत हूँ। पिछले 3 इलेक्शन हुए हैं, सियालकोट में इनका कैंडिडेट कौन था?
कोई भी नहीं था। डस्के में कौन था? कोई भी नहीं। खुशाब में वो कितने तो वोट खुशाब थे? में जो कायरा साहब को निकाला वो इसलिए निकाला वोट ना, थे? 3 मेरा हाल 300-400 वोट मिले तो थे। अब आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान में हुकूमत बना लेंगे, कैसे? जरा मुझे कन्विंस करे ना, हो सकता है बना ले। मैं बताता हूँ मुखालिफ किस नहीं तरह बनाएंगे। बनाएं। देखिए, इस कमरे में, इस प्रोग्राम में भट्टी साहब ने को आप तो 10-15 दफ़ा आपको बड़ी मीठी सी खबर दी है कि काजी अपना जरदारी साहब की एक अंडरस्टैंडिंग है। Agreed। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे वुज़रा ने आके मुझे खुद अच्छी तरह याद है दिखाया कि ये वो केस है, ये है वो गोलगप्पे लगाने वाला, ये कुल्फ़े बेचने वाला जिसके इतने ओमनी ग्रुप के इतने करोड़ों अरबों रुपए गए। इस केस से तो पीपल्स पार्टी नहीं बचती, इवन के बिलावल का भी नाम आ गया। अब 2-3 साल हो गए हैं ना, फरियाल तालपुर के साथ कुछ हुआ ना जरदारी साहब के साथ। उसे मतलब क्या है? मतलब ये है कि इससे उस पार्टी ने इंटेलिजेंटली किया है या गलती से किया। ये जरदारी साहब ये परसेप्शन दे गए हैं कि ताकतवर हल्के का साया हमारे और फिर साथ। शायद कादिर बलोच भी मिल गए हैं ना। थोड़ा सा आर्गूमेंट करते हैं ना, करें, सुनने वालों के लिए। करें। ताकतवर हल्के उन्हें गारंटी ना देते तो जरदारी बाहर होते। वो केस झूठा है। भट्टी साहब आप तो मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूं, मैं कब कह रहा हूं? मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अब वो किस पे आए हैं? वो आए हैं इलेक्टेबल्स पे। उनको नजर आ रहा है कि जंगीर तरीन की एक जंगो जदल जारी है। पंजाब से मैं बताने लगूँ, साउथ पंजाब को वो जंगीर तरीन के लिए उनको पता है कि वो नून की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है? वहां से 10-12 सीटें आगे। सुने, उन्होंने जो आपका क्वेश्चन था ना पंजाब का, सेंटर पंजाब की उन्होंने डील किया है अपना स्पीकर पंजाब असेंबली काफ लीग से। उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे वो दाल रोटी लगाएं, आपको 25-30 लोग यहाँ से ये उनका प्लान है। सुन लें, बलोचिस्तान में उनका मैसेज चला गया, इसीलिए जनरल कादर ने नून छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लिया है। फिर साबिक वज़ीर आला भी उनके साथ चले गए। तो पीपल्स पार्टी ये परसेप्शन बना गई। मेरा लास्ट फिक्र सुन लें कि अगले इलेक्शन में ताकतवर हल्कों की आशीर्वाद। अच्छा, जो बाइडन ने, मेरी इतला है, पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली और लियारी से इलेक्शन लड़ा है। अब मतलब सबको तसल्ली हो गई, ठीक? अब तो इनकी मैंने तसल्ली करा दी। अब मैं थोड़ा सा मैंने 10-12 इलेक्शन कवर किए हैं और मैंने छोटा सा इलेक्शन सेल बनाया हुआ है। पंजाब में सीटें कितनी हैं, बरादरी किसकी है, कौन सी जमात का है, कहाँ खलक की सीट है। 2008 से मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब सैकड़ों दफ़ा पाकिस्तान लाहौर तशरीफ़ लाए, उनका शहर है और हमसे ज़्यादा हक है उनका इलेक्शन। बिलावल साहब आए, कितने काउंसलर टूटे उनके साथ। मुझे मतलब कादी साहब मुझे फैक्ट्स पे आ जाए, बयान ना छोड़ दें। हुकूमत 100 दफ़ा बनेगी, हम कहेंगे बिलावल भुट्टो की बन गई पूरे मुल्क में। मैं रियलिटी पे आ रहा हूँ ना, अच्छा है या बुरा, कोई जबरदस्ती पे तो इनरोड्स किसी की भी नहीं है। मैंने मलक साहब नहीं, फिर मैंने, आप समझते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी छाई हुई है? नहीं, मैं आज भी मुशर्रफ ने अरबाब ने इनको निकाल दिया, पीपल्स पार्टी को जीरो कर दिया। फिर मुशर्रफ दौर का या ज़ियाउल हक दौर का अगर आपने कंपैरिजन करना है, अब मैंने आपको इलेक्शन से पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी को मिलेगी, इमरान जो मर्जी कर ले, क्योंकि इमरान खान सब जा रहे हैं ना सिंध। आज कल 10 महीने बाद मैं कह रहा हूं उन्हें वहां से कुछ नहीं मिलेगा। वैसे वो हमलावर हुए हैं, सही कह रहे हैं। हो हमलावर, उनका राइट है। अच्छा, पीडीएम में कल क्या फैसला करी भट्टी साहब? मलक साहब, अंदरूने सिंध और वोट है, पंजाब का कल्चर और है, इसमें भट्टो के खंबे जीतते रहे। नहीं, मैं और दूसरी दफा अगर अब खुशाब में 250 वोट मिला और ये कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा अब चौधरियों पे आ जाते हैं। आपने कहा चौधरी तो अपनी सीट हार गए थे, अगर पीटीआई अपना बंदा कैंडिडेट गुजरात से विड्रा ना करती। वो आप 2018 का रिजल्ट तो निकाले, उसमें थोड़ा सा रिसर्च तो करे। अच्छा चलो, ऐसा मेरे कहने पे आज आपने काम करना है, आज रात मेरे घर चलना है। मैंने 18, काजी साहब आपकी 13, 8, 6, 2, 97, 96 सारे के रिजल्ट रखे हुए हैं, किस किस जमात को कहाँ कहाँ कितने वोट मिले। मुझे आप कन्विंस कीजिए। चले मैं आपसे करता हूँ कि अगर कहीं पे ये किसी जगह पे ये सवाल हो जाए, जिस तरह काजी साहब फरमाते हैं कि जी शरीफ डायनेस्टी पे तो कांटा है, नून तो कोई फारग। अब अगर आपने पीटीआई का मुकाबला किससे मरियम, नवाज शरीफ और मरियम, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ 100 दफा कर लें, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ नून लीग का वोट बैंक है। इस माशरे में पीपल्स पार्टी भी थी, नून भी थी, सारे थे। 2002 में क्या हुआ? अच्छा चले 2002 में क्या हुआ इलेक्शन में? दोनों में हार गए। ओ यार, फिर आप दोंनों बातें करी जा रहे हैं। 2002 के इलेक्शन का, अब मैं 2000 इलेक्शन का ना, मैंने वो भी, मैं इनकी तरह काबिल आदमी नहीं हूँ कि कंप्यूटर में बैठूं। 2002 का चौधरी शफकात हमारे बुजुर्ग है, खुदा की कसम इस तरह बंदे उठाए, भेड़ बकरियों की तरह छितर मारी। कुछ बड़े लोग
जिनकी डिब्बी में मैंने 10-10 करोड़ रुपया बांटते मेरा मतलब हुए वो भी देखा शायद यही कह रहे हो। अगर हाँ उस तरह का इलेक्शन कराना है, देखें अच्छा भट्टी साहब, अगर आपने आवाम के 100 के 100 वोट ही चोरी करने हैं तो फिर भाई सब कुछ ये प्लानिंग आप ठीक कह रहे हैं। मैं अब अगर वो नहीं वो इलेक्शन किसने जिताए थे, अगर वो इनके साथ है इस हद तक आ गए, ये मैं यार बात आ गए नहीं, फिर मैं मानता हूं अगर वो इस हद तक आ गए। पीडीएम का कल हो रहा है इजलास, उसमें महमूद अचकज़ई भी आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं, मौलाना भी आ रहे हैं। मलिक साहब आपको क्या लगता है इसमें? डेड हॉर्स 0,0,0 देखें, जो पिछले साल ये जहाँ पे ले गए थे, जहाँ से ये गुजरांवाले से शुरू हुए, तो मैं नहीं कह रहा कि सच की बात है, हमें इस तरह नहीं लगा था कि एक हफ्ता रह गया, अब 2 घंटे रह गए, फलाना इस्तीफ़ा आया, फलाना इस्तीफ़ा आया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो जाएगा, लाहौर पे कब्जा हो गया, होते होते नाम बदल देंगे, शक्ल बदल देंगे, क्या हुआ आपके सामने? अब कह रहे हैं सिंध में भी तैयारी चलाएंगे, बल्कि वो तो उन्होंने एमक्यूएम को भी शामिल कर लिया। मौलाना साहब ने एमक्यूएम से भी मुलाकात कर ली है। वो इस तरह इतनी हद तक जा रहे हैं कि सिंध के अंदर भी जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुल के नफरत आ गई है। वो समझते हैं, उनका ख्याल है कि एक वक्त था अगर पीपल्स पार्टी, नून और मौलाना इकट्ठे होते तो ये हुकूमत जा सकती थी। ये मौलाना नफरत गुस्सा है उनको, बड़ा गुस्सा है, या गुस्सा मोहब्बत इक़्तिदार या इक़्तिदार की महरूमी है, ये तो खैर अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कादी साहब, मेरी अपनी राय है, जो भी ताकतवर है, अल्लाह की ज़ात ताकतवर है, उन्होंने फिलहाल खां को नहीं जाने देना। बस मैं तो इतना कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो फिर इसका मतलब है 0 कल क्या हो जाता है, सूरत हाल बदल जाए, मुझे उसका नहीं पता। मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है, अक्टूबर में एक चेंजिंग होनी है, उसके बाद शायद कुछ हालात नज़र आए। अक्टूबर में एक तब्दीली मैंने भी तो आपको यही कहा था कि नवाज शरीफ सारे टाइम के साथ इसलिए लड़ रहा है कि बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। वो तो यार वो 2023 में एक अहम शख्स ने आना है, उस पर डिपेंड कर रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, टाइम मैटर्स करता है। जिंदगी दे, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह करे। बिल्कुल सही, क्योंकि कोरोना ने उनको बड़ा फॉलो किया था। मैं उस वक्त भी उनके लिए 2 नफल पड़े थे कि अल्लाह उनको सेहत दे। हम तो गरीब आदमी है ना, हाँ वो उस पर डिपेंड करते हैं। फिर तो इमरान खान, नवाज शरीफ रास्ते में होंगे तो उन्हें केस खत्म हो जाएगा। चलो ऑर्डर आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। हम ज़्यादा मफरूज़ों में बात नहीं करते भट्टी साहब, हम आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब, हमारे पास एक और भी बात थी कि वो शायद वहाँ जो बाकी फैक्शन है एमक्यूएम के, उनसे भी राब्ते मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि उनका जो गुस्सा है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कह दिया पीपल्स पार्टी पे मौलाना का। मौलाना ने इसलिए, अब देखें कराची में इस वक्त 14 सीटें हैं पीटीआई की। अगर आप एमक्यूएम की तरफ चले जाएं, कराची का पोटेंशियल मैं बता रहा हूँ। सिंध जो है ना काजी साहब, सिंध 2 है, एक देहाती सिंध है, एक शहरी सिंध है। शहरी सिंध में पीपल्स पार्टी नहीं है, तो मौलाना इसलिए एमक्यूएम की तरफ जा रहे हैं कि वहाँ से हमलावर हो। ये एमक्यूएम एक तो मुस्तफा कमाल साहब की है, वो तहरीक उनकी पाकिस्तान तहरीक, उधर भी उनके भी राब्ते हैं। अच्छा नहीं, अब मुझे बताएं, एमक्यूएम वफाक में इत्तेहादिया इमरान खान साहब की, सिंध में भी इनकी तादी है। मौलाना के पास जाने से उन्हें क्या मिलेगा, मुझे समझ नहीं है। आज आपने कोई ऐसी रॉकेट साइंस दी है कि मेरी अकल बराक हो गई। दुख है, नाराजगी है जी। मैं आपको बता दूं, इमरान खान से पीटीआई, सॉरी एमक्यूएम दिल से उनके इतराज मौलाना के पल्ले क्या उनके असल में के लिए पीपल्स पार्टी सियासी तौर पे सूबाई सतह पे दे सकती है। मौलाना दे पल्ले नहीं झेला, हर चौखट पे हम खज्जल होने को तैयार है, मगर हम अवाम के पास नहीं जाएंगे। ये सही। अवाम से हमारा जो है वो तो आपके सामने बहस हो रही थी ना उस दिन कि अवाम की सियासत हमने खत्म कर दी है, बाकी हर चौखट पे हम अपनी जूतियां चटकाएंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए कभी गुस्सा करेंगे, कभी तरला करेंगे। ये बड़ी सब सियासत होगी। बस ये सियासत है, जो सच बात है। हनूदशुदा मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, बादियुल नदर में सियासत यही है, जहां से मुफाद मिले उठा लो, बाकी कोई। तो फिर ऐसे हालात में कोई भी अरेंजमेंट बन सकता है ना। हाँ, कोई बन सकता है, फिर कोई भी अरेंजमेंट बन सकता है, चाहे जो हो सकता है। ये बात सच, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बात वही निकली ना, अवाम और वोट के अलावा सारे वेरिएबल चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, सीधी सीधी बात। तो इसका मतलब है कि जब तक एक्स फैक्टर इन नहीं होता, अवामी सियासत अंदर नहीं आती, ये गंद पड़ा रहेगा। मैं आपको क्रेडिट देता हूँ। ये आपका 2 साल पहले स्टैंड था कि पाकिस्तान में अल्टीमेटली कोई तहरीक जो अवाम के साथ जो नहीं कामयाब हो सकती, और मेरा लिए नवाज के लिए यही लेसन है। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। फ्रेश क़यादत की शायद ज़रूरत है हमें, और ताकि ये जो हनूद शुदा सियासत है इसको हम कभी इसको दफना सकें,
तारीख के कूड़ेदान में फेंक सकें। आगे बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने से अवाम पर क्या क़यामत टूट सकती है, ये थी सब्सिडी क्यों, ये कब मार्ज़ वजूद में आई और वो कौन से मुआहदे थे, मलिक साहब हमें बताएंगे जिन्होंने हमें आज इस हाल तक पहुँचाया। और फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अमरीकनों का बाजवा साहब से जो रब्ता हुआ है उसके क्या मतलब मानी या मफाहिम है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा मलिक साहब, ये अब जो सब्सिडी हटाने की बातें हो रही हैं, ये ज़रा बताएं ये हमारे मुआहदे क्या थे, ये सब्सिडी क्यों देने पड़ी और ये पैसे बेसिकली जा किधर रहे थे? काजी साहब, दुनिया की आप सारी इकॉनमी स्टडी कर लें, दुनिया का सारा निज़ाम स्टडी कर लें, ये मेरी पर्सनल राय है कि पाकिस्तान के जो मुआहदे हुए ना IPP से, इससे ज़्यादा घटिया बेशर्मी अवाम का कत्लो गारत तारीख में कभी नहीं हुआ। और ये इसका क्रेडिट जाता है पीपल्स पार्टी को, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 1994 में। अब थोड़ी सी जब तक आप ये मुआहदों को नहीं ना समझेंगे, आप सब्सिडी, ये फ़्रॉड है आपके साथ। सब्सिडी बज़ाहिर कहा जाता है कि हुकूमत बड़ी बड़े दिल की है, लोगों से प्यार करती है तो उनका कुछ शेयर जो है ना पर्सनल अपने पैसों से डाल देती है। अब मुझे बताएं कि 1-2 रुपये का जो यूनिट हो, पहले आप 16 रुपये में बेचें, ये है आपके IPPs के मुआहदे, और आप उनको साथ के 18 से 20% आपको प्रॉफिट होगा। फिर ये प्रॉफिट 40 तक भी ले गया नवाज शरीफ। मुशर्रफ ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की, उसने कहा मैं प्रॉफिट डॉलर में दूंगा। तो सारे इस खेल के खिलाड़ी है आपके साथ। जो पहले ये बताएं, मैं आपको बताने लगा ये मुआहदा है क्या। मुआहदा ये है कि आप 20% आप पैसे 20 रुपए मैं IPPs लगा रहा हूं, रुपए बैंक देगा। मजे की जरा कॉमेडी देखें, ये 94 के मुआहदे, ये 94 और 80 जो रुपए बैंक देगा वो मैं जिम्मेदारी, वो रियासत पाकिस्तान जिम्मेदार, अवाम की जेब से जाएंगे, अवाम की जेब से जाएंगे। आगे कहानी खत्म नहीं हुई। आगे ये है कि जिस चीज़ से भी आप तेल बनाएंगे ना, बिजली बनाएंगे, वो रियासत पाकिस्तान आपको देगी। यानी कि इन्होंने आपका सोच नहीं सकते, मैं मेरे पास वो अल्फाज नहीं, मेरे मुंह से गंदा लफ्ज़ निकलने लगा जो पाकिस्तान की अवाम के साथ इन सब ने किया। आगे सुने, उसके बाद एक नई बीमारी ले गई जी, कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट का मतलब है आपका मेरा मुआहदा कि भी हम आपसे 200, मैं कहूँ जी मेरी कैपेसिटी है मैं 200 मोबाइल बना सकता हूँ, आपने ये मेरे से मुआहदा किया चाहे तुम 2 मोबाइल दो या 4, पैसे हम आप तुम 200 के देंगे। कैपेसिटी पेमेंट अगर मैं अगर काम भी बना रहा हूँ पैसे पूरे देंगे। फिर तीसरी चीज़, आज तक इसका ऑर्डर नहीं हुआ, ये साबित शुदा कि पाकिस्तान में जो IPPs आए दुनिया की थकी हारी मशीनरी थी जिसमें वेस्ट बेशुमार है। वेस्ट से मुराद है कि आपने अगर 100 लीटर पेट्रोल डाले उसमें 75 लीटर ज़ाया हो गया। तो काजी साहब आप इस सब्सिडी के फ्रॉड में ना आए, आपके साथ। अच्छा, आप ये सब्सिडी इसलिए देनी पड़ी कि अब आप ये कह रहे हैं कि एक चीज हमने खरीदी महंगी, 2 रुपए की चीज आपने 16 रुपए में आप उसका प्रॉफिट अवाम एक खतरा ये भी था ना कितना एकदम अवाम पे डाल डाला शोर मच जाए, तो ये बेसिकली सब्सिडी जा उनके पास रही। अच्छा, इसमें भी एक फ्रॉड रखा हुआ है, बड़ा प्यारा प्यारा फ्रॉड है जी, जिसके 50 यूनिट होंगे उसको हम इतनी सब्सिडी देंगे। 100 यूनिट मुझे बताएं, जो इस मुल्क में जो गर्मी पड़ती है, मैं कल खुदा की कसम एक BBC पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसने कहा ये जो कार है ना बड़ी ज़बरदस्त कार है, ये 40 सेंटीग्रेड पे ना सहरा में भी चल सकती है। तो मैंने सच पकड़ लिया कि लोर में 46-47 टेम्परेचर होता है। इस सोसाइटी में जिस बंदे के 5-6 बंदे हैं वो 100 यूनिट में जिंदा रह सकता है। अब आप सब्सिडी का फ्रॉड, अब प्लान ये हुकूमत लेके आई कि 5 साल में पंजाबी कहते हैं नीवे थोड़े थोड़े गेम डाल के ना आप इनकी सब्सिडी जीरो कर दें, और इसके पीछे वर्ल्ड बैंक है और IMF है, ताकि ये पैसे उधर चले जाएं। बड़ी साहब ये तो फिर देखें ना, सीधी आप इतनी मुश्किल बात करते हैं। अगर सब्सिडी हुकूमत बंद कर देगी, मैं ज़रा आवाम के लिए सवाल कर रहा हूँ, अब इन केस 22 रुपये यूनिट पड़ा है तो फिर हम 32 रुपये का यूनिट लेंगे। भट्टी साहब IMF ने सीधा कह दिया उनके, आप सारे पैसे हमें अपने लोगों के पेट से निकालें, इनका खून निकालें। आप देखें ना, मैं आप ये सारे मेरे कैमरामैन भाई हम शहरी हैं। जी हाँ, इसका मतलब है मैं समझता हूँ कि महंगी लेते थे, हुकूमत सब्सिडी अपने पास से दे देती थी उन डाकुओं को भरने के लिए वो जो गलत एग्रीमेंट हुए। अब अगर वो सब्सिडी नहीं देंगे तो यकीनन मेरी बिजली की कीमत आप बढ़ाएंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे तो बिजली गिरेगी। जो 2000 बिल देता था उसका हो जाएगा 6000 16,000 सब्सिडी होगी। तो ये तो लोग तो मर जाएंगे फिर। नहीं, उसमें भट्टी साहब चूंकि वो जो है ना यहाँ पे जो अब इसके साथ ही ये खबर जोड़े कि इधर से अमेरिकन कॉल आ गई है, उधर से चाइनीज़ सफ़ीर भी मिल रहा है। बेसिकली अमेरिका के पास क्या है, वो IMF के ज़रिए हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो पिछले 30-40 सालों में इन्होंने बाकायदा हमें ग़ुलाम बना के इनके सामने पाँव हमारे हाथ पैर बांध के माजूर करके फेंक दिया। अब वो ज़ाहिर है, अब वो CPEC देखना, ये सारा जड़ा, इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी हम कहते हैं। काजी साहब थोड़ा सा बिजली का इम्पैक्ट क्या होगा जब ये महंगी होगी, इंडस्ट्री पे, आम आदमी पे क्या फर्क होगा? आप दोनों देखिए, अगर वर्ल्ड बैंक की ये मैं फिगर दे रहा हूँ कि $45 बिलियन जो है उन्होंने कहा कि आपने 10 साल में लूज़ किए हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ $45 बिलियन नहीं है,
जब आपने बिजली महंगी कर दी तो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आसमान पे चलेगी। काजी साहब 2 मिनट में थोड़ा सा मैं मलक साहब ने आज मेरी दुख सी रग छेड़ दी, क्योंकि ये गरीबों का इशू है। एक इंडस्ट्री वाले को बिजली पड़ रही है 10 रुपए यूनिट, बिल्कुल, आप सब सब्सिडी निकाल देते हैं, उसको डल जाएगी 20 रुपए की, ठीक है ना। ये वो 5 रुपए कम में बेच रहा था, ये तो सारी आपकी इंपोर्ट खत्म हो जाएगी, ये कंपटीशन कर ही नहीं सकेगा। लोग बांग्लादेश से लेंगे, लोग इंडिया से लेंगे। बिल्कुल, आपने पहले भी बात कर दी हमारी। तो फिर इसका मतलब है आप आवाम को खुद सऊदियों की तरफ है, जो बिजनेसमैन है वो बेचारा कोई भी है, वो प्रॉफिट के लिए करता है ना। अगर उसको बिजली इतनी महंगी दे देंगे, एक चीज वो पाकिस्तान उसको बाहर अमेरिका को कह रहा है 100 रुपए में ले ले, भारत कहेगा उसको 80 रुपए में ले ले, तो वो यकीनन 80 रुपए की लेगा, तो इंडस्ट्री तबाह नहीं हो जाएगी। आपकी हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री है ना, स्टडी किया, मैं सिर्फ मैं वो उसकी बात देखिए, घरेलू बिजली सारी दुनिया के इंडस्ट्रीज कहते हैं कि जब तक आप घरेलू सनद नहीं ना करेंगे, आप पासन में बेरोजगारी नहीं खत्म कर सकते। और उसके लिए हम इस इलाके में सबसे जो फंस गए हैं ना, बिजली की वजह से। लेकिन भट्टी साहब जब तक देखें ना, बेसिकली देखें ना आप, ये मोइन कुरैशी से शुरू होकर यहाँ तक आए, ये क्रिमिनल रोल किसका था? ये पहली जो रिफॉर्म्स की थी, फर्स्ट IMF रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसने की? शौकत अजीज़ ने। उसके बाद ये साक डार जो उनको जिसको मुंशी कहते थे इनके हमारे इनकलाबी लीडर, वो सेंसलेसली बारविंग, हफीज़ शेख सेंसलेसली बारविंग, मतलब किसी ने, यानी ये पार्टियां मैशत ने इनके हवाले कर दी, जो साबका या हालिया मुलाजम थे इनके। और उन्होंने क्या किया? ये मैं अब डॉक्टर अकबर जैदी और डॉक्टर कैसर बंगाली को कोट कर रहा हूँ कि ये मुआहदे इसलिए किए गए थे कि जब एटम बम बनाने से हमें नहीं रोक सके तो उन्होंने कहा कि इन्हें इकोनॉमिकली क्रिपल कर दो। ये मेरी राय नहीं है, ये डॉक्टर कैसर बंगाली और डॉक्टर अकबर जैदी की राय। मलक साहब ने ये गद्दार थे या मुहब्बे वतन थे? ये फैसला आप मेरी कुर्सी हिला दी है। एक तरफ कह रहे हैं आपकी इकॉनमी बड़ी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हुकूमत बिजली से सब्सिडी लेने लगी है। तो ये महंगाई 22 करोड़ आवाम पे गिरेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ऑन रिकॉर्ड है कि इस बिजली से, इस डेट से पाकिस्तान कहीं नहीं जा सकता। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को कोट कर रहा हूँ कि IPP बहुत बढ़िया, जिसको मर्जी ले, इमरान खान को छोड़ के जिसको मर्जी ले, इससे कौन निकलेगा? जो आप फिक्र कर रहे हैं सबको पता है, ये इससे ओपन सीक्रेट। ये शमसुल मुल्क थे साबिक चेयरमैन वापटा, मुझे याद है, उन्होंने उस जमाने में कहा था कि भाई मुझे बताया, मुझे अच्छी तरह याद है कि 1 रुपए की चीज अगर आप 6 रुपए में खरीदेंगे, आप लोगों से ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो खुद वापटा के चेयरमैन थे और वो कहते थे कि ये बनाओ अपना डैम, ये बनाओ। अच्छा आगे बढ़ते हैं यार, टाइम कम है। तो ये भट्टी साहब अब दोनों तरफ से मुलाकातें हो रही हैं, जनरल बाजवा साहब से अमेरिकन भी बात कर रहे हैं और चाइनीज़ भी बात कर रहे हैं और ईरानी सफ़ीर भी बार बार सुना आ रहे हैं। ये खींचातानी क्या है? देखिए, अमेरिका की भारत की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट चले गई ज़ाया। अब अफगानिस्तान के हालात 1% भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। इस वक्त वहाँ की हवा में बारूद है और ये आने वाले दिनों में बाज़ तजर्बा कहते हैं कि अमेरिका ने तबाह कर दिया है इस रीजन को। वो जान के ऐसे पौधे लगा कर गया है जिससे पाकिस्तान की तरफ खाना जंगी आने की ज़रूरत है। आज भी आप देखें, बार बार अमेरिका आर्मी चीफ से बात करता है, चीन के सफ़ीर आर्मी चीफ से बात करते हैं। उन्हें नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के हालात इससे बदतर होंगे। अच्छा भट्टी साहब और मलिक साहब, ये जहाँ भी इन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स की हैं वहाँ पे टेररिस्ट पैदा किए। तुर्की अल फैसल के ज़रिए इन्होंने उसामा बिन लादेन को रिक्रूट किया। माइकल फ्लिन ऑन टीवी रिकॉर्ड में वो चला चुका हूँ अल जजीरा पे, उसने कहा कि ISIS हमने बनवाई थी। और यार, एक तो अरबों रुपए का अपना असला, अपने अवाम का पैसा जो है ठेकेदारों को खिलाते हैं जो असला बनाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है या ISIS पैदा हो चुकी है या टेररिस्ट पैदा हो चुके हैं, फिर बम मारते हैं वो खुद। यानी इन्होंने, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि जो सेफ हेवन इन्होंने बनाए थे तालिबान के लिए, बाद में खुद उसी पे बम फेंक रहे थे। यार इसे कौन जान छुड़ाएगा? यार आइस ये वो सारा मेड इन अमेरिका है। अब 20 साल नकाब पे बाद रहा है। डू यू थिंक वो ये चाहेगा कि इस रीजन में अमन हो जाए, पाकिस्तान चीन मिलके CPEC और तरक्की के रास्ते पे चल पड़े? आपने काफी बोलिए, टाइम कम है, मुझे ये बताएं कि आपको नजर आ रही है अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या? तालिबान से मुज़ाकरात के बाद चमन सरहद खोल दी गई। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं तालिबान के खिलाफ दिफा अफगान फौज की ही जिम्मेदारी है। चलें जी।
नहीं, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो बयान दिया उसने कहा जी हमारा जिम्मा नहीं, आपका मुल्क है, आप चलाएं, इसका मतलब ये है। ज़मानी के तक की लैंड आए सन। नहीं, मेरा जो आपसे सवाल है पाकिस्तानी यहाँ दुनिया भर के टेररिस्ट इकट्ठे करके गए थे जहाद के नाम पे। मेरा भी तो पॉइंट है ना, टाइम थोड़ा। मेरा पॉइंट है कि पाकिस्तान इस वक्त फिर क्रॉस रोड पर खड़ा है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है, दोनों से हमारे किस तरह हम बैलेंस कर सकते हैं, मेरा ये आपसे सवाल है। क्योंकि आज पाकिस्तान के हम अफगानिस्तान के किसी एक ग्रोह के साथ भी नहीं है जो वहाँ की अवाम की हुकूमत बनेगी, लेकिन वहाँ की खाना जंगी के असरात पाकिस्तान के लिए रहेंगे। बात ये मुश्किल टास्क है, मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ। प्रोग्राम बिल्कुल मुश्किल टास्क है, और खबरें के तालिबान जो एरियाज ले भी रहे हैं, अगर वो उसी तरीके से उसको चलाएंगे जिस तरीके से वो पहले चलाते रहे हैं तो होगा। मगर वो जो अफगान जो गवर्नमेंट बैठी है वो भी तो क्रिपल्ड है, तो ऐसे मुश्किल हालात में हमें छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे और कोई बेहतर वहाँ पे कोई सियासी डेवलपमेंट हो सके। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।